टुडे आई विल डिस्कस अनदर चैप्टर ऑफ क्लास 12। तो आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर को रीड करेंगे जो मेरा क्या 12th का चैप्टर नंबर 9 है। जो चैप्टर का नाम है मेरा, पहले उसको देख लेते कि ये चैप्टर जो है क्या स्ट्रेटेजी फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। तो ये चैप्टर से डायरेक्टली हम समझ सकते हैं कि इसमें हम क्या फूड के प्रोडक्शन को कैसे इन्हांसमेंट करेंगे, कैसे स्ट्रेटेजी बनाएंगे। तो ये सारे चीज़ को हम क्या करेंगे इस चैप्टर में रीड करेंगे। तो इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम आज रीड करने जा रहे हैं इस लेक्चर में, वीडियो में, तो मेरा क्या है कि प्लांट ब्रीडिंग, कि प्लांट ब्रीडिंग कैसे होता है, प्लांट ब्रीडिंग का क्या हमको फ़ायदे है, कैसे हम इसको मतलब करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स को हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे, रीड करेंगे। और जो है सारे पॉइंट्स है क्या है विथ एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड है। तो आज हम लोग इसको अच्छे से रीड करेंगे। ये जो मेरा पहला पॉइंट्स है क्या है कि इंडिया एग्रीकल्चरल कंट्री, जो मेरा देश है वो क्या है कि कृषि नुमा प्रधान देश है, इसको ऐसे भी हम बोल सकते हैं हिंदी में, जिसका क्या बोल रहा है कि 33% ऑफ इंडिया जीडीपी एंड एम्प्लॉयज 62% पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये इसका सिंपल सा फंडा है, मीनिंग है कि जो 62% जो पॉपुलेशन था इंडिया का क्या करता, तो खेती बाड़ी पे डिपेंड करता था, मतलब एग्रीकल्चरल पे, ठीक है। तो 62% जो इंडिया का पॉपुलेशन था वो किस पे डिपेंड करता था, एग्रीकल्चर पे, मतलब खेती पे वो डिपेंड करते थे, खेती बाड़ी। लेकिन और क्या बोला तुझे एक पॉइंट इसमें है कि जो 33% जो इंडिया का जीडीपी था क्या करता था, एग्रीकल्चर से उसको मिलता था, ठीक है। 33% जो इंडिया का जीडीपी था वो क्या होता था, एग्रीकल्चर से मिलता था, ठीक है। तो इसका जो जीडीपी है ये क्या, इसका फुल फॉर्म अगर हम समझाने तो क्या ग्रॉस, जिससे ग्रॉस हो गया डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस लाइन का सिंपल ये मीनिंग है कि जो 62% इंडिया का पॉपुलेशन था वो क्या करता था, एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता था, खेती बाड़ी पे। और ये क्या करता था, 33% जो जीडीपी है इंडिया को किससे शेयर करता था, खेती बाड़ी से शेयर करता था इंडिया को। और दूसरा पॉइंट देखें तो क्या है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस वन ऑफ द मेन चैलेंज फेसिंग द कंट्री वाज फूड प्रोडक्शन। जब आज़ादी के बाद अगर सबसे बड़ा चैलेंज था हमारे देश के लिए वो क्या था, फूड का प्रोडक्शन, ठीक है, फॉर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ठीक है। इसका सिंपल से ये मीनिंग है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद क्या था कि पॉपुलेशन मेरे पास बहुत ज़्यादा था, मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन था, लेकिन क्या था जो फूड का प्रोडक्शन था वो क्या था, बहुत कम था, लिमिटेड था, जिसके वजह से क्या होता था लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलते थे, ठीक है। मतलब जैसे पॉपुलेशन के अनुसार क्या होना चाहिए, फूड का प्रोडक्शन भी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं था। कब, आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद, ठीक है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट देखे तो क्या कि ट्रेडिशनल फार्मिंग। ये जो ट्रेडिशनल फार्मिंग क्या है कि ट्रेडिशनल जो हम बरसों से करते आ रहे हैं, जैसे हमारे पूर्वज थे, दादा, फिर उसके जो पूर्वज थे, तो आज भी हम लोग वैसे मतलब फार्मिंग करते आ रहे हैं। तो इस कॉन्सेप्ट का यही है कि जो ट्रेडिशनल फार्मिंग था तो उसमें क्या था कि लिमिटेड बायोमास था एज फूड फॉर ह्यूमन और एनिमल। जो ट्रेडिशनल फार्मिंग करते थे उसमें जो बायोमास होता था तो ह्यूमन और एनिमल के लिए क्या था, लिमिटेड था, मतलब जितना लिमिटेड एक हो समझ सकते हैं कि जितना उसको चाहिए बस उतना ही, उससे ज़्यादा नहीं, कि अगर हमको जितना चाहिए उसके अनुसार हमको क्या मिल रहा है, हमको उतना ज़्यादा मेरे पास नहीं था, लिमिटेड स्टॉक था, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, ट्रेडिशनल फार्मिंग के वजह से क्या होता, मेरे को ह्यूमन और एनिमल को क्या होता था, लिमिटेड बायोमास मिलता था फूड खाने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, प्लांट ब्रीडिंग एक टेक्नोलॉजी, ठीक है। जो मेरा टॉपिक है वो क्या, मेरा प्लांट ब्रीडिंग है। तो प्लांट ब्रीडिंग एज ए टेक्नोलॉजी हैज़ हेल्प इंक्रीज यील्ड टू वेरी लार्ज। ये जो एक टेक्निक है जिससे हम क्या कर, ये एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जिसके हम मदद से हम क्या कर सकते हैं, जो फूड का प्रोडक्शन है, यील्ड है, उसको हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं इस मेथड से। किस मेथड से, जो मेरा पहले क्या होता था ट्रेडिशनल फार्मिंग, तो उससे क्या होता था कि जैसा है जैसा का मतलब वो चलते रहता था, ठीक है, उसमें ज़्यादा मेरे को फूड प्रोडक्शन नहीं मिलता था। लेकिन क्या है कि जब हम ट्रेडिशनल फार्मिंग को छोड़ कर जब हम प्लांट ब्रीडिंग पे हम लोग आए तो उससे मेरे को बहुत सारे मदद मिला, जैसे हम क्या कर सके, इंक्रीज इसका प्रोडक्शन को बढ़ा सके। और क्या होता था पहले, जैसे कि हम इसको एक और कॉन्सेप्ट से समझे, क्या होता कि मान के चलो कोई पेड़ है, ठीक है, वो पेड़ क्या होता था कि बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें जो उसका प्रोडक्शन था फूड का बहुत कम होता था। लेकिन क्या उसके बाद क्या हुआ, ये जो इसका प्लांट है, एक ड्वार्फ हो गया, एक टॉल हो गया, ऐसे समझ सकते हैं कि छोटा जिसमें प्रोडक्शन कम होता था, और एक ऐसे प्लांट को लिया जिसमें क्या प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता था। तो दोनों को क्या करा दिया, क्रॉस्ड करा दिया। तो उसके बाद जो मेरा एक हाइब्रिड आएगा तो उसमें मेरे को क्या देखने को मिलता था कि छोटा प्लांट है, लेकिन उसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा फूड का प्रोडक्शन है, मतलब बहुत ज़्यादा ग्रेन है। तो उससे मेरे को क्या मिला, फूड का प्रोडक्शन में भी हमको बढ़ोतरी देखने को मिला, ठीक है। तो अगला पॉइंट क्या है कि डेवलपमेंट ऑफ सेवरल हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ वीट। जब प्लांट ब्रीडिंग कराए तो उसके बाद हमको क्या मिला, बहुत सारे हाई यील्डिंग वैरायटी,
जैसे वीट हो गया, गेहूँ हो गया, चावल हो गया, ये कब देखने को मिला? 1960 में। ये जो 1960 है ये बहुत बड़ा क्या है कि एक ग्रीन रेवोल्यूशन इसको बोलते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना है कि मेनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में कि ग्रीन रेवोल्यूशन का जो ईयर वो कब था, तो 1960 याद रखना है। इसको हरित क्रांति बोलते हैं, ठीक है। तो डेवलपमेंट क्या हुआ, जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो हमको बहुत सारे अच्छे अच्छे वैरायटी मतलब होता है ना, ज़्यादा प्रोडक्शन वाले, कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्ट दे, जैसे वीट हो गया, गेहूँ हो गया, चावल हो गया, हमको देखने को मिला, ठीक है। कब? ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम। ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन है इसका मेन फंडा था क्या था कि इसका फ़ायदा मेरे को क्या देखने को मिला, इसमें हाई यील्डिंग मतलब जो प्रोडक्शन था बहुत ज़्यादा हो रहा था, हाई यील्ड हो रहा था प्रोडक्शन, ठीक। और दूसरा मेरा क्या है कि डिजीज़ रेसिस्टेंट, जो ग्रीन रेवोल्यूशन से जो भी मेरे को यील्ड वैरायटी मिलता था तो उसमें क्या था कि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा था, और क्या होता है डिजीज़ रेसिस्टेंस होता है। रेसिस्टेंस मतलब क्या होता है कि जो मेरा प्लांट पौधे उसको क्या कर सकता है, जो भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगी उसको क्या कर सकता था, इसको इन्फेक्ट नहीं कर पाता, मतलब रेसिस्ट कर लेता था, ठीक है, उसको हानि होने से बचा लेता। तो ग्रीन रेवोल्यूशन का ये था तो कि होने से क्या क्या फ़ायदे हुए। फ़ायदा ये था कि एक हाई यील्डिंग ज़्यादा मेरे को प्रोडक्शन मिला, दूसरा क्या था कि डिजीज़ रेसिस्टेंस था। डिजीज रेसिस्टेंस इट मीन्स कि इसमें क्या होता था, जो भी वायरस, बैक्टीरिया, फंगी इसको अगर इन्फेक्ट करता था तो ये क्या करता था, इसको बचा लेता था, रेसिस्ट कर लेता था, ठीक है। जैसे एग्जांपल में मेरा हम देख सकते हैं, जैसे वीट का प्लांट हो गया, राइस का हो गया, मक्का हो गया, ETC हो गया, तो ये सारे क्या थे, डिजीज रेसिस्टेंस थे, और क्या था, हाई यील्डिंग प्रोडक्शन था, ठीक है। तो उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग। कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग, ठीक। तो अगर इसको हम देखें तो has been practiced for thousands of years since beginning of human civilization। ये जो मेरा कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग है वो क्या बोल रहा है कि 1000 साल पहले जब ह्यूमन क्या हो गया, जंगल से क्या हो गया, कहीं पे क्या बसने लगे, गाँव घर में सिविलाइजेशन होने लगे, मतलब वो बसने लगे। तो एक NCERT का रिकॉर्ड है, डेटा है कि एविडेंस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग डेटा, वो कितना बोल रहा है कि ये जो प्लांट ब्रीडिंग एक NCERT का डेटा है कि 9000 से लेके 11000 ईयर एगो, मतलब पहले क्या हुआ था कि प्रैक्टिस्ड ऑफ थाउजेंड ऑफ ईयर सिंस बिगनिंग ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। मतलब कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग जो है एक NCERT का रिकॉर्ड डाटा है, ये जो डेटा दिया है कि 9000 से 11000 साल पहले क्या यूज़ होता था, जब ह्यूमन क्या करने लगे, गाँव घर में बसने लगे, मतलब जंगल से गाँव घर में बसने लगे, सिविलाइजेशन होने लगे, ठीक है। तो कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग का है। तो उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो मेरा इस सब प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब जो मेरा ट्रेडिशनल है, कन्वेंशनल है, तो उसको हम क्या कैसे मतलब ख़त्म करेंगे। तो उसके बाद मेरा एक सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको हमको अच्छे से समझना है इस कॉन्सेप्ट को, कि क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग इन्वॉल्व क्रॉस और प्योर लाइन। जब हम प्लांट ब्रीडिंग कराएंगे, प्लांट को ब्रीड कराएंगे, ठीक है, क्रॉस कराएंगे प्योर लाइन से, ठीक है, तो उसमें क्या क्या कैरेक्टर होना चाहिए कि अगर हम उसको मतलब जो मेरा मोटिव है प्लांट ब्रीडिंग कराने का, ठीक है, तो उसमें कौन कौन सा कैरेक्टर होना चाहिए, तब मेरे को क्या मिलेगा, प्योर मिलेगा। तो पहला यह है कि इंक्रीज क्रॉप यील्ड एंड इम्प्रूव क्वालिटी। जो क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग का मोटिव था वो क्या था, इसका कैरेक्टर था कि इंक्रीज्ड क्रॉप यील्ड, जो मेरा क्रॉप है, फसल के प्रोडक्शन को बढ़ाना है, और इसका जो क्वालिटी है, एक क्वालिटी को भी क्या करना है, बढ़ाना है, ठीक है। पहला क्या है कि क्रॉप का यील्ड, जो उसका प्रोडक्शन है, जैसे एक 5 kg होता तो उसको 8 kg करना, मतलब इंक्रीज करना यील्ड प्रोडक्शन को, और उसके साथ उसका क्या क्वालिटी भी सही होना चाहिए। तो दूसरा मेरा क्या, इंक्रीज टॉलरेंस ऑफ इन्वायरमेंट, जैसे स्ट्रेस हो गया, टेम्परेचर हो गया, और ये ऐसा हमको प्लांट ब्रीडिंग करा के बनाना है कि वो क्या कर सके, टॉलरेट कर सके, बर्दाश्त कर सके, जैसे इन्वायरमेंटल जो भी स्ट्रेस आए, टेम्परेचर, अगर ज़्यादा धूप है, अगर सुखाड़ है, तो उसमें भी मेरा क्या हो, ये जो प्लांट, अगर हम प्लांट ब्रीडिंग से अगर इसको बनाएंगे तो क्या होना चाहिए, इसको एक बर्दाश्त कर सके, मेरा प्लांट ख़राब ना हो, क्रॉप ख़राब ना हो। तो क्या इंक्रीज टॉलरेंस होना चाहिए, जैसे इन्वायरमेंटल स्ट्रेस आ गया, सैलिनिटी आ गया, टेम्परेचर आ गया, ड्राउट आ गया, सुखाड़ हो, ज़्यादा टेम्परेचर हो, धूप हो, उसमें भी मेरा क्या होना चाहिए, प्लांट सेफ रहना चाहिए, मतलब उसमें कोई खराबी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे हमको प्लांट करेक्टर होना चाहिए। फिर तीसरा है कि रेसिस्टेंस टू पैथोजन, ये क्या होना चाहिए कि जो भी पैथोजन, बैक्टीरिया, हार्मफुल मतलब प्लांट को डिस्ट्रॉय करते, ख़राब करते उसके प्रोडक्शन को, जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंगी है, तो ये क्या होना चाहिए, सारा रेसिस्ट होना चाहिए, रेसिस्टेंस होना चाहिए, किससे, प्लांट से, ठीक है। फिर चौथा मेरा क्या, इंक्रीज टॉलरेंस टू इंसेक्ट, और क्या होना चाहिए, जो भी इंसेक्ट इसको हानि कर रहा है तो उसको नहीं कर पाए, तो उसके लिए भी क्या होना चाहिए, मेरा टॉलरेंस होना चाहिए, ठीक है। ये तो ये सारे कैरेक्टर है जो क्या होना चाहिए, प्लांट, क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग को कराने के लिए
ये सारे करेक्टर होने चाहिए कि पहला कि प्रोडक्शन बढ़ाना, क्वालिटी बढ़ाना, दूसरा क्या है कि टॉलरेट करना चाहिए टेम्परेचर, ड्राउट, सुखाड़, गर्म, जो भी सबको बर्दाश्त कर पाए हमारा प्लांट। तीसरा क्या है कि पैथोजन से वो बच सके। चौथा क्या इंक्रीज टॉलरेंस, इंसेक्ट उसको इन्फेक्ट ना कर पाए, उसको वो बचा, मतलब प्लांट खुद को प्रोटेक्ट कर पाए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या द मेन स्टेप ऑफ ब्रीडिंग इज न्यू जेनेटिक वैरायटी। जो ई पॉइंट है मेनली बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमको माइंड में रखना है, ठीक है। द मेन स्टेप इन ब्रीडिंग इज न्यू जेनेटिक वैरायटी ऑफ क्रॉप सिलेक्शन एंड हाइब्रिडाइजेशन। ये दो टर्म को हमको अच्छे से याद रखना है। जो सबसे मेन स्टेप है ब्रीडिंग, अगर हमको कोई भी जेनेटिक वैरायटी बनाना है क्रॉप का, तो उसमें सबसे पहला क्या कि मेरा सिलेक्शन होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए हाइब्रिड। पहले हम सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद हाइब्रिडाइज कराएंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ स्टेप्स है कि हमको अगर हाइब्रिडाइजेशन कराना है प्लांट ब्रीडिंग के लिए, तो कौन कौन सा स्टेप है पहले हमको ये देखना है कि पहले हमको क्या करना है कि कलेक्शन करना है, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। मतलब पहले हमको क्या करना है, प्लांट को करेक्ट करना है। मतलब हाइब्रिडाइजेशन कराने से पहले सिलेक्शन और हाइब्रिडाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस जो मैंने यहाँ पे जो लिखा है, ये सारे में से दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कलेक्शन एंड हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो पहला है मेरा कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। तो ये क्या बोल रहा है कि इन प्लांट ब्रीडिंग कलेक्शन इज कंसिस्ट ऑफ, अगर हम प्लांट ब्रीडिंग कराएंगे तो पहले हमको क्या करना है, प्लांट को सेलेक्ट करना है, कलेक्ट करना है कि किस प्लांट का हम क्या करा रहे हैं, ब्रीडिंग करा रहे हैं। तो उसमें पहले क्या बोल रहा है कि ओल्ड होना चाहिए, और क्या होना, पुराना प्लांट होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, देसी वैरायटी होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या है कि वो प्लांट जो है जो हम कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो क्या होना चाहिए, वाइल्ड टाइप होना चाहिए, मतलब ठीक, वाइल्ड टाइप, ठीक। उसके बाद क्या है, ये जो इम्पोर्टेंट है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको मैंने लिखा, जो इंटायर कलेक्शन ऑफ प्लांट सीड हैविंग ऑल डाइवर्स एलील फॉर ऑल जीन इन गिवन क्रॉप, इसको क्या बोलते हैं, जर्म प्लाज कलेक्शन। इसको अच्छे से हमको याद करना है लाइन, क्योंकि इससे बहुत ही मेनली क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि जो इंटायर कलेक्शन होता है प्लांट सीड का सारे एलील में, सारे एलील जीन के एलील में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जर्म प्लाज कलेक्शन बोलते हैं, कलेक्शन, ठीक है। पहला पॉइंट मेरा क्या था, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। दूसरा मेरा क्या, इवोल्यूशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट। इवैल्यूएट करना है, फिर जो मैंने कलेक्ट, मतलब जितना प्लांट को कलेक्ट किया उसमें फिर मेरे को क्या करना, सेलेक्ट करना है कि हमको कौन सा पेरेंट को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है, सेलेक्टेड प्लांट्स आर मल्टीप्लाई प्रोसेस बाय हाइब्रिडाइजेशन। पहला मेरे को कलेक्ट करना है, फिर दूसरा मेरे को सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट जो प्लांट है उसको क्या करना है, हाइब्रिडाइज कराना है, ठीक है, उसको क्रॉस कराना। फिर जो तीसरा पॉइंट है मेरा कि क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन एमंग सेलेक्टेड प्लांट, ठीक है। जो मैंने क्या किया, सिलेक्शन किया प्लांट का, तो उसको क्या करना है, क्रॉस हाइब्रिडाइज कराना है, ठीक है। जो सिलेक्टेड पेरेंट्स हम यूज किए सेकेंड स्टेप में कि सिलेक्शन किए प्लांट, तो उसको हमको क्या करना है, क्रॉस कराना है, ठीक है। जो ये जो एक इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड टेडियस प्रोसेस, ठीक है। ये जो तीसरा स्टेप है क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन एंड सेलेक्टेड पेरेंट्स, ये क्या होता है कि बहुत ही टाइमिंग लगता है इसमें, क्योंकि इसमें मेरे को क्या सेलेक्ट करना है, अच्छे से हमको केयरफुली सेलेक्ट करना है। क्या होता है इसमें बहुत टाइमिंग लग जाता है, टाइमिंग कंज्यूमिंग प्रोसेस। और टेडियस प्रोसेस मतलब ये क्या है, अनइंटरेस्टिंग टॉपिक है, उतना इंटरेस्ट नहीं होता, इसलिए क्या होता है थोड़ा टाइम इसमें लगता है। जो चौथा पॉइंट मेरा क्या, सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट। पहला मेरा क्या था कि कलेक्ट किए प्लांट को, दूसरा मेरा क्या था, उसको सेलेक्ट किए। जो कलेक्ट किए बहुत सारे प्लांट है, तो उसमें हमको किस प्लांट की ब्रीडिंग कराना है, तो उसको हम सेलेक्ट करेंगे दूसरे स्टेप में। तीसरे में क्या है, जो सेलेक्ट किया तो उसको फिर हमको क्रॉस कराना है, जो हम पेरेंट को सेलेक्ट किए दो के बीच, ठीक। फिर चौथा पॉइंट क्या है, जो सेलेक्ट एंड टेस्टिंग, जो हम क्या क्रॉस कराए तो उससे हमको क्या कुछ रिजल्ट मिलेगा, तो उसको सिलेक्शन करना है और टेस्टिंग करना है। उसमें जो मेरे को मेन प्लांट चाहिए हाइब्रिडाइजेशन के बाद, तो हम उसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या मेरा चौथा पॉइंट है। ये जो मेरा फिफ्थ पॉइंट क्या था, सेलेक्ट प्रोजनी ऑफ हाइब्रिड, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, जब हम क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, उससे कुछ रिजल्ट मिलेगा, तो उसको हमको क्या करना है, जो उसका प्रोजनी आएगा उसको हमको क्या करना है, सेलेक्ट करना। दोज प्लांट हैव डिजायरेबल करेक्टर, जो हम जिसमें हमको अच्छा करेक्टर दिखने को मिलेगा, जो हमको चाहिए मेनली, तो हम उसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, उसको निकालेंगे, ठीक है। फिर क्या है नेक्स्ट पॉइंट, सिलेक्शन प्रोसेस इज क्रूशियल टू द सक्सेस ऑफ ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव। ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो बहुत हमको क्रूशियल उसको माना जाता है, क्योंकि इसमें हमको सही से सेलेक्ट करना होता है। जो मेरे को करेक्टर चाहिए, डिजायरेबल करेक्टर, तो हमको बहुत ही ध्यानपूर्वक केयरफुली इसको क्या करना पड़ता है, प्रोसीड करना पड़ता है, ठीक है, अगर हमको ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव को सक्सेस कराना है तो, ठीक है। फिर जो लास्ट मेरा इसमें जो ऑब्जेक्टिव है वो मेरा क्या कि टेस्टिंग एंड रिलीज कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवेटर, ठीक है। तो मैंने पहला क्या देखा, जो पहला मैंने देखा क्या कि कलेक्शन करना है प्लांट को, दूसरा फिर क्या करना है, सिलेक्शन करना है, और जो थर्ड मेरा क्या था कि क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करना है, और चौथा जो मेरा क्या था, सेलेक्ट करना और टेस्टिंग
सुपीरियर को, फिर 5वां जो मेरा क्या है कि टेस्टिंग एंड रिलीज कॉमर्शियलाइज। ये सारा स्टेप होने के बाद क्या हो गया कि अब मेरा प्रोडक्ट क्या होगा, मार्केट में आ जाएगा। ठीक है, टेस्ट इसको करना है, जो मेरा प्रोजनी आया ब्रीडिंग से तो हमको उसको पूरा टेस्ट करना है कि सही है कि नहीं है, इसमें क्या क्या इसका गुण है उसको भी देखना, फिर उसको क्या करना है, रिलीज़ करना है, मतलब यूज़ के लिए, मतलब उसको प्रोडक्शन करने के लिए क्या करना है, इसको मार्केट में कॉमर्शियलाइजेशन मतलब बिजनेस पर्पज़ के लिए। ठीक है, जो न्यू कल्टीवेटर है, जो भी मेरा क्या है बिजनेसमैन है, जो भी मतलब इन इंडिया इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, जो क्या एक ICR एक संगठन है जो क्या करता है, ये जो सारे मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड मतलब जो भी है, तो इसको क्या करता है, एक ICR मेरा क्या संगठन है जो क्या करता है, सारे को क्या मूल्यांकन करता है, इवोल्यूशन करता है, मतलब ये सारे क्या मतलब आंकड़ा छानबीन कौन करता है, ICR। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट है, मेरा न्यू दिल्ली में। ठीक है, अगर पूछा जाए कि व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ ICR तो हमको क्या बोलना, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, जो क्या है मेरा न्यू दिल्ली में इस्टेब्लिश्ड है। ठीक है, वो किस लिए है, मेनली कैरिड आउट इवोल्यूशन मतलब मूल्यांकन के लिए है, मेरा क्या है ICR है, संगठन है। ठीक है, फिर उसके बाद मेरा क्या कि म्यूटेशन ब्रीडिंग, जो नेक्स्ट टॉपिक है मेरा क्या है कि म्यूटेशन ब्रीडिंग क्या होता है। म्यूटेशन मेनली क्या होता है, ये क्या होता है, एक रैंडमनेस प्रोसेस है। ठीक है, म्यूटेशन जीन में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, तो लेकिन हम म्यूटेशन यहाँ पे इसलिए करा रहे हैं कि हमको क्या चाहिए, कुछ यूजफुल उसका क्या चाहिए, रिजल्ट चाहिए। ठीक है, म्यूटेशन जो होता है वो क्या होता है, डायरेक्शन लेस होता है, ये नहीं कि डायरेक्शनल में होगा, ये क्या होता है, रैंडम होता है। ठीक है, डायरेक्शनल लेस होता है। ठीक है, रैंडम किसी भी डायरेक्शन में म्यूटेशन क्या होता है, डायरेक्शन लेस होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो इसका मेन मोटिव है डायरेक्शन लेस होता है म्यूटेशन, लेकिन जो मेन मोटिव है यहाँ का म्यूटेशन करने का, हमको क्या चाहिए, अच्छा रिजल्ट, वैरायटी यील्डिंग चाहिए मेरे को प्लांट में। ठीक है, यूज ऑफ इंड्यूस्ड म्यूटेशन प्लांट टू डेवलप इम्प्रूव्ड वैरायटी, हम लोग म्यूटेशन को यूज्ड करके क्या, ठीक है, इम्प्रूव्ड वैरायटी को क्या करेंगे, डेवलप करेंगे, मतलब बनाएंगे। जो मेरे को अच्छा वैरायटी चाहिए, जो मेरा को फूड का प्रोडक्शन की कमी है उसको हम दूर करने के लिए सारे टेक्निक को, जैसे प्लांट ब्रीडिंग हुआ, म्यूटेशन ब्रीडिंग हुआ, इस सारे को हम क्या करेंगे, यूज़ करके इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, यूज इंड्यूस्ड म्यूटेशन डेवलप इम्प्रूव्ड वैरायटी। ठीक है, समझ गए होंगे, इसका यूज़ करके हम क्या करेंगे, वैरायटी को इम्प्रूव करेंगे। दूसरा है क्या, इंड्यूस्ड म्यूटेशन यूजफुल, ये जो हम इंड्यूस्ड कराते हैं म्यूटेशन, जो हम लोग हाँ मैनमेड कराते हैं सॉरी, तो वो क्या होता है, कभी कभी यूज़फुल होता है, हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है स्पेसिफिक कंडीशन, लेकिन क्या होता है कि म्यूटेशन क्या होता है, कभी कभी बहुत हार्मफुल होता है। मेनली म्यूटेशन क्या होता है, हार्मफुल होता है, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी यूज़फुल भी होता है। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर फ़ायदा दे रहा है तो उसका डिसएडवांटेज भी होता है, हानि देगा, एडवांटेज है तो उसका डिसएडवांटेज भी कुछ होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें ये सारे पॉइंट्स को अच्छे से याद रखने, अगर जब म्यूटेशन ब्रीडिंग कराएं तो पहला जो प्लांट था हमारा वीट था, गेहूँ जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या था, एक सारवती सोनोरा और एक पूसा लर्मा। सारवती सोनोरा एक पूसा लर्मा जो क्या है कि वैरायटी ऑफ वीट है। ठीक है, वैरायटी किसका है, ये एक वैरायटी है सारवती सोनोरा और पूसा लर्मा क्या है कि वैरायटी वीट का। जब इसको गामा रे से इसको क्या किए, जब इसको गामा रे से इसको क्रॉस कराए, हाइब्रिडाइज कराए, तो क्या होगा, मेरे को एक सोनोरा 64 मिला और एक लेमिया रोजा जो मैक्सिकन वैरायटी है। तो हमको जब हम सोनोरा 64 और लेमिया रोजा को जब हम क्या किए, गामा रे से इसको इन्फ्यूज किए, तो मेरे को क्या मिला, एक सारवती सोनोरा और दूसरा मेरा क्या पूसा लर्मा मिला। जब ये दोनों को हम क्या किए, गामा रे इंड्यूस्ड कराए, सोनोरा 64 और लेमिया रोजा को गामा रे से इंड्यूस्ड कराए, तो हमको एक क्या मिला, सोनोरा 64 से मेरे को क्या मिला, सारवती सोनोरा, और जो लेमिया रोजा था उससे मेरे को क्या मिला, पूसा लर्मा मिला। जब ये दोनों को हम गामा रे से इंड्यूस्ड कराए तो हमको यह दोनों क्या मिले, एक वीट का वैरायटी मेरे को अच्छा प्रोडक्शन होने मतलब अच्छा प्रोडक्ट देगा, तो इसके हमको 2 मिला। फिर उसके बाद क्या, डॉक्टर MS स्वामीनाथन एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया, ये जो डॉक्टर MS स्वामीनाथन है, इसके वजह ये रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन रेवोल्यूशन की। अगर बात करें तो सबसे पहले MS स्वामीनाथन का था। ठीक है, इसी की वजह से क्या हुआ कि इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन क्या हो, इस्टेब्लिश्ड हुआ आया। ठीक है, अगर हम जैसे वीट की वैरायटी हुआ तो हम लोग और भी फूड क्वालिटी है, जैसे वीट, गेहूँ, चावल, तो सबको हमको प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। तो मेरा दूसरा क्या कि राइस, ठीक है, जो मेरा चावल है। अबाउट क्या बोल रहा है कि 45 वैरायटी 1992 प्रोड्यूस्ड म्यूटेशन ब्रीडिंग। ठीक है, बोल रहा है कि 1982 ईस्वी तक क्या हुआ कि हम लोग 45 वैरायटी किससे प्रोड्यूस्ड कराए, म्यूटेशन ब्रीडिंग से। हमको क्या मिला, राइस का 45 वैरायटी हमको देखने को मिला, किससे, म्यूटेशन ब्रीडिंग से। ठीक है, म्यूटेशन ब्रीडिंग से हमको क्या मिला, 45 राइस का वैरायटी देखने को मिला इन ईयर 1992। ठीक है, जैसे रेमी एंड एटोमिटा 2,
रेमी एंड एटोमीटा 2 ये क्या है मेरा एक वैरायटी है 45 में से जो इंपॉर्टेंट वैरायटी रेमी एंड एटोमीटा 2 ये क्या है मेरा राइस का वैरायटी है। उसके साथ जैसे वीट हुआ, राइस हुआ, तो उसके साथ मेरे को एक मूंग बीन जो क्या हो, इसको भी हम म्यूटेशन ब्रीडिंग से डेवलप किए, जो क्या होगा रेसिस्टेंस होगा येलो मोजाइक वायरस। अगर इससे ये जो म्यूटेशन ब्रीडिंग से मेरा जो मूंग बना तो क्या होगा कि इसमें येलो मोजाइक एक वायरस है जो इसको क्या कर पाएगा, इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, पाउडरी मिल्ड्यू बाय म्यूटेशन। ठीक है, समझ गए ये सारे पॉइंट्स। पहले वीट था, वीट में सोनोरा 64 लेमिया रोजा को जब गामा और इंड्यूस्ड कराया तो हमको 2 मिला, सारबती सोनोरा और पूसा लर्मा। और दूसरा में आएगा था राइस का अबाउट क्या था 45 वैरायटी 1992 में हम क्या किए म्यूटेशन ब्रीडिंग से हमको क्या मिला देखने को मिला। और दूसरा मेरा क्या तीसरा कि मूंग बीन का हम यूज़ किए म्यूटेशन ब्रीडिंग से हम बनाए, तो वो क्या था उसका मेन कैरेक्टर था कि रेसिस्टेंट टू येलो मोजाइक वायरस। इसमें मोजाइक वायरस उसको क्या करेगा, इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा, यह क्या होगा जो मूंग बीन है ये रेसिस्ट कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या था इसका एप्लीकेशन क्या क्या है, यूज़ क्या क्या है। तो ठीक है, तो इसका यूज़ हम देखते हैं। पहला है कि इम्प्रूवमेंट ऑन वीट। पहले हमको क्या करना है कि जो इसका एप्लीकेशन हम कोई चीज़ कराते हैं तो उसका एप्लीकेशन होता है। ठीक है, तो उसका क्या मेरे को फ़ायदा है, तो पहला मेरा क्या इम्प्रूवमेंट इन वीट, वीट को प्रोडक्शन को इम्प्रूवमेंट करना। जैसे क्या बोला कि सोनोरा 64 लर्मा रोजा 64 एक क्या है कि जैपनीज़ वैरायटी है। ठीक है, जब इसको नोरियन 10 से इंट्रोड्यूस्ड कराया, ये क्या है कि नोरियन 10 एक क्या है जैपनीज़ वैरायटी है। जब इसको म्यूटेशन कराया इंड्यूस्ड कराया तो हमको 2 क्या मिला, एक सोनोरा 64 और एक क्या मिला लर्मा रोजा 64 मिला। किससे, नोरियन 10 से मेरे को क्या इंड्यूस्ड मिला, नोरियन 10 से मेरे को 2 मिला। कौन कौन, एक सोनोरा 64, दूसरा मेरा क्या है कि लर्मा रोजा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या नेक्स्ट पॉइंट कि डॉक्टर MS स्वामीनाथन ही इज पायोनीर इन म्यूटेशन ब्रीडिंग। ये जो सबसे पहला म्यूटेशन ब्रीडिंग कराया तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन क्या था, इसको क्या बोलते हैं फर्स्ट। ठीक है, म्यूटेशन ब्रीडिंग का जो अप्लाई किया तो कौन क्या था, MS स्वामीनाथन। ठीक है, ही हैज़ प्रोड्यूस्ड सारबती सोनोरा वैरायटी ऑफ वीट बाय म्यूटेशन। इन्होंने क्या किया था, जो MS स्वामीनाथन थे इन्होंने क्या एक सारबती सोनोरा वैरायटी गेहूँ का है जो किससे प्रोड्यूस किया था, म्यूटेशन टेक्निक का अप्लाई करके इन्होंने सारबती सोनोरा वैरायटी को क्या किया था, प्रोड्यूस किया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट का विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। तो इसके वजह से क्या हुआ, जब इन्होंने सारबती सोनोरा को म्यूटेशन ब्रीडिंग के थ्रू जो प्रोड्यूस कराया तो उसके वजह से क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल हुआ क्या, ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति जिसको हम बोलते हैं इन इंडिया में। इसको क्या बोलते हैं, अगर फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोला जाए तो इन इंडिया तो क्या बोलेंगे, MS स्वामीनाथन बोले। लेकिन अगर इन फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड तो उसको हम क्या हमें डॉक्टर N बर्लोग है। ठीक है, तो लेकिन इंडिया की बात करें तो क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल कौन होगा मेरा, MS स्वामीनाथन। ठीक, और अगला पॉइंट देखो उन्हीं एक डेटा है NCERT का कि 1963 में सेवरल वैरायटी ऑफ सच एस सोनालिका कल्याण सोना हाई यील्डिंग, ये क्या है कि एक वैरायटी है। ठीक है, सोनालिका ये क्या है, एक वीट का वैरायटी है जिसमें क्या देख रहे हैं कि एक सोनालिका और कल्याण सोना क्या है जो इंड्यूस्ड कराया बाय द हेल्प ऑफ म्यूटेशन ब्रीडिंग। तो मेरे को इसमें क्या मिला कि हाई यील्ड होगा, इसमें प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा दे रहा था। और ये क्या था, एक डिजीज रेसिस्टेंट है। इसमें क्या होता है कि कोई भी जैसे बीमारी होते हैं इन्फेक्ट करते प्लांट को, इसमें क्या आता है, इसमें देखने को नहीं मिला क्योंकि। ठीक है, उसके बाद क्या एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा कि ये जो पीरियड था 1960 से लेकर 2000 तक का जो वीट का प्रोडक्शन था इतना इंक्रीज़ हुआ जब ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में आया। तो बता रहा है कि एक डेटा कि 1960 से लेकर 2000 का जो काल था कि जो 1960 में था 11 मिलियन टन ही था, मतलब बहुत कम आंकड़ा, 11 मिलियन टन मेरा क्या था प्रोडक्शन था। लेकिन क्या हो गया कि 2000 आते आते क्या होगा, प्रोडक्शन क्या होगा 75 मिलियन टन हो गया। तो समझ सकते हैं कि जब हम कितना पहले फूड का प्रोडक्शन का कमी था, कितना पॉपुलेशन उस पर डिपेंड होता था, मतलब नहीं मिल पाता। लेकिन जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया, ये सारे टेक्निक्स आए, प्लांट ब्रीडिंग हो गया, म्यूटेशन ब्रीडिंग हो गया, तो 11 से डायरेक्ट मेरे को कितना में आगे देखने को मिला, 75 मिलियन टन मेरे को क्या मिला, फूड का प्रोडक्शन ज़्यादा देखने को मिला। पहले 11 मिलियन टन था 1960 में, लेकिन 2000 आते आते 75 मिलियन टन हो गया। तो इससे हम आंकड़ा लगा सकते हैं हम लोग कितना फूड का प्रोडक्शन को बढ़ाए बाय द हेल्प ऑफ म्यूटेशन ब्रीडिंग और प्लांट ब्रीडिंग। फिर दूसरा क्या है कि जैसे ये सारे सोनोरा 64 लेमिया रोजा सोनालिका ये सारे क्या है वीट का वैरायटी है। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट क्या है कि राइस का, चावल में भी हमको बढ़ोतरी देखने को मिला जब इसमें हम अप्लाई किए। तो ये बोल रहा है कि IRI इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनाली फिलीपींस, ये जो IRI जो इसका काउंसिल है वो कहाँ है, फिलीपींस है। ठीक है, ये हमको याद रखना है। अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि IRI का जो
ये रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ है, तो फिलीपींस हमको याद रखना है। प्रोड्यूस्ड है, ठीक, यील्डिंग अर्ली मैच्योरिंग IR8 एंड IR24 वैरायटी, ठीक है। ये राइस के दो वैरायटी है, IR8 और IR24, ठीक है। तो उसके बाद क्या देखिए, ग्लेटर बेटर यील्डिंग सेमी ड्वार्फ वैरायटी जया रत्ना डेवलप इन इंडिया। उसके बाद क्या हुआ, जैसे IR8 और IR24 है, तो उसके बाद क्या मेरे को इंडिया में देखना मिला कि सेमी ड्वार्फ, मतलब सेमी ड्वार्फ वैरायटी एक जया हो गया और एक रत्ना हो गया। डेवलप हम क्या कि इंडिया में किया, ये क्या एक राइस का वैरायटी है, जया रत्ना हम डेवलप क्या कि इंडिया में, जो क्या मेरा सेमी ड्वार्फ वैरायटी जया रत्ना। उसके बाद एक और NCERT का डाटा है, बहुत ही सब डाटे को अच्छे से मेरे को याद रखना मायने में। ये जो पीरियड तो 1960 लेके 20, जैसे हम यहाँ पे देखें कि जो 1960 में मेरा कितना था, 11 मिलियन था और 2000 आते आते 75 मिलियन हो गया। तो उसी तरह हमको यहाँ पे देखने को मिला इंक्रीजमेंट चावल में कि 1960 से लेके 2000, 1960 में 35 मिलियन प्रोडक्शन था, मिलियन टन था, लेकिन 2000 आते आते क्या हो गया, मेरा अप्रोक्स 90 मिलियन हो गया टन। तो समझ रहे, देख रहे कि पहले जो वीट का था 11 से 75 हो गया, और राइस की अगर बात करें 35 से लेके मेरे को 90 मिलियन टन बढ़ोतरी देखने को मिला। किससे, जब हम क्या किए, म्यूटेशन ब्रीडिंग से सारे टेक्निक अप्लाई करके वीट हो गया, चावल हो गया, और भी मूंग बीन हो गया, और शुगर कैन भी हो गया, बहुत सारे हम क्या किए, प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक अप्लाई करके हम क्या किए, फूड का प्रोडक्शन को बढ़ाए। जिसके वजह से क्या होगा, अगर फूड का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, जितने भी पॉपुलेशन है उसको क्या होगा, बहुत फ़ायदे होंगे, उसको भटकना नहीं पड़ेगा, खाना जो मिलना चाहिए टाइम टू टाइम उसको मिलेगा। तो ये सारे टेक्निक से हमको बहुत सारे फ़ायदे देखने को मिले। जैसे आपने रीड किया कि गेहूँ का कुछ वैरायटी है, कुछ राइस का वैरायटी है, और जो इसका ग्रीन रेवोल्यूशन मेन जो पर्पस था वो किसका था, MS स्वामीनाथन का था। म्यूटेशन ब्रीडिंग क्या होता है, हम कैसे कलेक्शन करेंगे, तो ये सारे पॉइंट्स को मैंने क्या किया, 1 बाय 1 रीड किए। तो एक बार इसको हम देख लेते हैं ओवर पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि जो इंडिया है मेरा क्या है कि एग्रीकल्चरल कंट्री है, ठीक है, जो क्या करता है 62% पॉपुलेशन क्या करता है, खेती बाड़ी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो जो आज़ादी के बाद की अगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम था कि फूड का प्रोडक्शन बहुत कम था इंडिया के पास, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा था लेकिन फूड का प्रोडक्शन उतना नहीं था। तो उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या किए, ये जो सारे कन्वेंशनल ब्रीडिंग हैं और ट्रेडिशनल, इसको ख़त्म करके हम किस पे आए, क्लासिकल ब्रीडिंग प्रोग्राम में आए, जिसमें क्या है कि प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग है उसमें कुछ पॉइंट्स है कि वो क्या होना चाहिए, क्रॉप क्वालिटी ज़्यादा होना चाहिए, वो टॉलरेंस होना चाहिए इन्वायरमेंट से, वो रेसिस्टेंस होना चाहिए पैथोजन से, ठीक है। जो भी बैक्टीरिया वायरस है उसको क्या करें, इन्फेक्ट नहीं कर पा सके। जो मेन ब्रीडिंग का जो पर्पस था, वैरायटी ऑफ क्रॉप बाय सिलेक्शन एंड हाइब्रिडाइजेशन, ये दोनों पॉइंट को अच्छे से याद रखना। तो उसमें क्या आता है कि जो मेन स्टेप, जो कौन कौन से स्टेप है ब्रीडिंग जेनेटिक वैरायटी का, तो पहला मेरा कलेक्शन करना, दूसरा मेरा क्या सिलेक्शन करना है मेन पेरेंट्स को, फिर जो सिलेक्शन किया उसके बाद हमको क्या करना है, उसको क्रॉस कराना। फिर उसके बाद क्या था कि सिलेक्शन जो कराए, क्रॉस कराए, तो उससे हमको क्या करना है, उसके सुपीरियर को टेस्ट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्या पढ़ा, जब टेस्ट कराया, हाइब्रिडाइजेशन करा, तो उसके बाद मेरे को टेस्टिंग करना है, फिर टेस्ट करके उसको रिलीज़ करना है, मार्केट में लाना है, फिर उसको कमर्शियलाइजेशन करना है, मतलब बिजनेस पर्पस के लिए इसको फिर यूज़ करना है, ठीक है, कल्टीवेटर को। तो उसके बाद क्या देखिए, एक ICR काउंसिल है जो क्या आता है, मूल्यांकन करता है, जो भी ICR एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, वो न्यू दिल्ली में शिफ्ट है, तो यहाँ से सारे मूल्यांकन होता है, मेरा एक ICR काउंसिल है। फिर उसके बाद म्यूटेशन ब्रीडिंग देखे, जो म्यूटेशन होता है बहुत यूज़फुल होता है, कभी हार्मफुल होता है, क्योंकि यह डायरेक्शन लेस होता है, ठीक है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, मतलब रेंडमनेस होता है, ठीक है। जैसे हम वीट का देखें कि एक सोनोरा 64 था, लेमिया रोजा क्या था, मैक्सिकन वीट वैरायटी था। जब इसको हम गामा रे से इंट्रोड्यूस कराया तो हमको 2 मिला, इससे यह मिला सार्वती स्वर्ण और इससे मेरे को यह मिला, ठीक है। ये डॉक्टर MS स्वामीनाथन जो ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया मेनली रिस्पॉन्सिबल यही है। अगर हम राइस की बात करें तो 45 वैरायटी हमको 1992 में म्यूटेशन ब्रीडिंग से मेरे को देखने को मिला, ठीक है। म्यूटेशन ब्रीडिंग से 45 वैरायटी मेरे को देखने को मिला, ठीक है। जैसे रेमी एंड एटोमिटा 2, ठीक है। और अगला गेहूँ हो गया, चावल हो गया, उसके बाद एक मूंग का भी वैरायटी जो क्या था, रेसिस्टेंस था, येलो मोजाइक वायरस उसको क्या कर रहा था, रेसिस्ट कर रहा था, मतलब उसको इन्फेक्ट नहीं कर पा रहा था, जो म्यूटेशन ब्रीडिंग से मेरे को यह देखने को मूंग भी मिला। इसका एप्लीकेशन क्या है, कि एप्लीकेशन में जैसे क्या है कि एक सोनोरा 64 एंड लेरमा रोजा 64, ये जैपनीज़ वैरायटी है जो नॉरियन
नोरियन 10 से इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। उसके बाद MS स्वामीनाथन के फर्स्ट म्यूटेशन ब्रीडिंग जो फर्स्ट कराया था इन इंडिया, तो क्या था मेरा MS स्वामीनाथन था, ठीक है। ये आज प्रोड्यूस सारवती स्वर्णा वैरायटी बाय वीट म्यूटेशन, ये इन्होंने क्या किया, सारवती स्वर्णा एक वैरायटी वीट का प्रोड्यूस किया, किससे, म्यूटेशन के हेल्प से, ठीक है। सारवती स्वर्णा वीट का वैरायटी है विद द हेल्प ऑफ म्यूटेशन। उसके बाद क्या था, जो ग्रीन रेवोल्यूशन मेनली जो होता है, ग्रीन रेवोल्यूशन रिस्पॉन्सिबल इन इंडिया, तो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी इसको बोलते हैं MS स्वामीनाथन को, ठीक है। उसके बाद क्या है, NCERT का डाटा है कि 1963 में सेवरल वैरायटी जैसे सोनालिका, कल्याण सोना प्रोड्यूस हुआ, मतलब हमको देखने को मिला, जो क्या था, हाई प्रोडक्शन दे रहा था और क्या था, डिजीज रेसिस्टेंस था, ठीक है। एक NCERT का डाटा है कि जो 1960 से लेकर 1920 का जो ईयर है, 1960 में मेरे को सिर्फ 11 मिलियन टन प्रोडक्शन हुआ था, लेकिन 2000 आते आते मेरे को 75 मिलियन टन क्या देखने मिला, वीट का प्रोडक्शन देखने को मिला। तो हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन आने से मेरे को कितना फ़ायदा हुआ। 11 से डायरेक्ट हम 75 पे आ गए, मतलब इतना फूड का प्रोडक्शन हुआ, इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ कि हमको उसके लिए परेशान ना होना पड़े, मतलब जितना चाहिए मन मुताबिक मिल रहा था, ठीक है। उसके बाद वीट के बाद हम राइस पे आए। जिस राइस में देखें IRI ये काउंसिल है, जो क्या है कि फिलीपींस में प्रेजेंट है, मतलब उपस्थित है, जिसमें क्या है कि मैच्योरिंग IR8 एंड IR24 वैरायटी है। तो इसमें क्या देखें कि लेटर यील्डिंग सेमी ड्वार्फ वैरायटी जया रत्न डेवलप इंडिया। उसके बाद जब IR8 और IR24, तो हम इंडिया में भी क्या देखें, सेमी ड्वार्फ वैरायटी एक जया और रत्ना मेरा क्या एक राइस का वैरायटी है, जो क्या हुआ डेवलप किया हमको इंडिया में की, ठीक है। उसके बाद जैसे वीट में हम देखें 1960 से लेकर 2020 तक कितना प्रोडक्शन हुआ, एक डेटा है। तो उसी तरह राइस का भी हम देखें, जो 1960 का काल था, 1960 से लेकर 1920 तक की जो प्रोडक्शन था, 1960 में सिर्फ 35 मिलियन टन था, लेकिन क्या हुआ, जब 2000 के ईस्वी आते आते मतलब 89.5 मिलियन टन प्रोडक्शन हुआ। तो आप देख पा रहे हैं कि कितना हम लोग इससे फ़ायदा हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन होने से। जहाँ 35 था तो हम डायरेक्ट 90 पे आ रहे, जहाँ 11 था तो हम 75 पे आ रहे। तो इससे हमको बहुत सारे फ़ायदे हुए देखने के ग्रीन रेवोल्यूशन के आने के बाद, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स को वन बाय वन मैंने डिस्कस किया, और जो इसका नेक्स्ट जो और भी टॉपिक्स पॉइंट्स है, अगला लेक्चर जो होगा उसमें मैं उसको आई विल ट्राई। सो थैंक यू सो मच गाइस।